बात करते हैं एक और मॉडल पेपर की। पेपर नंबर 3 है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, जो उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 होने वाली है भूगोल की। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये जो है अपने मॉडल पेपर चल रहे हैं स्टूडेंट, और ये जो है तीसरा मॉडल पेपर अपना होगा। तो तीसरा मॉडल पेपर जो है वो अपना होगा, और इसमें आइए अपन देखते हैं कौन कौन से प्रश्न जो है वो शामिल किए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यहाँ पर लिए गए हैं। तो ये पैटर्न जो है आपका एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से मैंने जो है ये बनाया है। तो समय आपका जो है स्टूडेंट वो रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का, और 56 नंबर का ये आपका जो है प्रश्न होगा। ठीक है, परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं, जो आपको पेपर में आपको पढ़ने हैं और आपको ध्यान भी रखना है। ठीक है स्टूडेंट, बढ़ते हैं कौन कौन से हैं निर्देश। सबसे पहला अपना निर्देश है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्यता से लिखें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका प्रश्न पत्र होगा उसके ऊपर आप अपने रोल नंबर अनिवार्य रूप से लिखेंगे। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। सबसे पहले सभी प्रश्न, जितने भी प्रश्न आपके आएंगे वो सभी प्रश्न करना अनिवार्य हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। तो उत्तर पुस्तिका में यानी पेपर पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है, जो भी लिखना है वो आप सब जो है आंसर सीट में ही करोगे, पेपर पे कुछ नहीं लिखोगे। ठीक है, याद रखना आपको पेपर जो है वो सिर्फ आपके रोल नंबर के अलावा उस पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। तो जिन प्रश्नों के अंदर आंतरिक खंड है, ठीक है, तो उनके सब का जो आंसर है वो आपको एक ही जगह देना है। ज़्यादातर ऐसा जो है निबंधात्मक प्रश्नों में होगा, तो वहाँ पर आपको जो है निबंधात्मक है उसका अगर आप आंसर दे रहे हो तो एक साथ ही आपको देना है। ठीक है, अलग अलग नहीं देना है, वरना जो है नंबर चेक नहीं किए जाएंगे स्टूडेंट। खंड ए की शुरुआत करते हैं। नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखें। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रश्न रहेगा, और इसके अंदर आपके 16 अबैसिडर रहेंगे। तो आइए जानते हैं पहला जो प्रश्न है वो क्या रहेगा और कैसे रहेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। मैं राजीव कुमार स्वामी और स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने जियोग्राफी फैक्ट 23 यूट्यूब चैनल पर। और पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। पहला प्रश्न हमारा है वो आपकी स्क्रीन पर है। तो ये है वो प्रश्न, निश्चयवाद संकल्पना किसने प्रस्तुत की। तो बताइए, नवनिश्चयवाद जो संकल्पना है वो किसने प्रस्तुत की थी। तो फ्रेडरिक रेडजेल, ग्रिफिथ टेलर, एलन सी सैम्पल और विडाल डी लाप्लास। तो चारों में राइट ऑप्शन आपका है वो है ऑप्शन नंबर बे। ग्रिफिथ टेलर जो है उन्होंने क्या की थी, नवनिश्चयवाद विचारधारा दी थी। निश्चयवाद विचारधारा किसने दी थी, निश्चयवाद। तो निश्चयवाद फ्रेडरिक रेडजेल ने, और संभववाद। ठीक है, तो संभववाद विचारधारा विडाल्डी लाप्लास, निश्चयवाद जो है आपकी रेडजेल है, और नवनिश्चयवाद है वो ग्रिफिथ टेलर है। सैंपल जो है वो नवनिश्चय जो ये आपकी निश्चयवाद विचारधारा इसकी समर्थक थी। तो ठीक है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। दूसरा प्रश्न हमारा है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र है। तो जनसंख्या जो है उसकी प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र क्या है स्टूडेंट, जन्म दर, जन्म माइनस मृत्यु, जन्म माइनस मृत्यु आप्रवास। उसके बाद में है से, जन्म माइनस मृत्यु माइनस उत्प्रवास। और चौथा आपका है जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। तो कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर द आपका राइट है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर द आपका है वो बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास और माइनस उत्प्रवास। ठीक है, तो ये जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का जो है सूत्र है स्टूडेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में से किस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमात्य सेन से। तो बताइए कौन से उपागम का संबंध है वो जो है प्रोफेसर अमात्य सेन से। क्षमता उपागम का, आय उपागम का, कल्याण उपागम का, आधारभूत आवश्यकता उपागम का। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा, कौन सा उपागम है जो प्रोफेसर अमात्य सेन से संबंधित है। तो ऑप्शन ए सही है आपका, क्षमता उपागम है वो प्रोफेसर अमात्य सेन से संबंध रखता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं, तो बताइए कौन सी जो है सबसे प्राचीनतम जो है आर्थिक क्रिया है जो हमें ज्ञात है, कौन सी है? खनन एवं कृषि, भोजन संग्रहण एवं कृषि, पशुचारण एवं खनन, भोजन संग्रहण एवं आखेट। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट आपका राइट ऑप्शन है वो है द। भोजन संग्रहण और आखेट जो है वो प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रिया है। ठीक है, यानी ये आदिम काल से, आदिम काल से, ठीक है ना, आदिम काल से जो है हमारे पास जो ज्ञात है वो यही है, भोजन संग्रहण और आखेट। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा हो जाता है निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, पूंजीवाद है, ये मिश्रितवाद या समाजवाद, तो बताइए या कोई नहीं, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। पूंजीवादी जो विचारधारा है उसमें जो है स्वामित्व जो है वो व्यक्तिगत होता है स्टूडेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टूडेंट वो है निम्नलिखित में से परिवहन का प्रकार नहीं है, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन और मोबाइल। तो बताइए कौन सा है इसमें जो है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन जो होगा मोबाइल। मोबाइल जो है वो संचार का साधन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है संचार का साधन है मोबाइल। सड़क, जल और वायु ये तीनों ही परिवहन के साधन है। बढ़ते हैं स्टूडेंट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्वेज नहर किस देश में स्थित है? तो स्वेज नहर कौन से देश में स्थित है? पनामा में, रूस में, भारत में या मिस्र में? तो बताइए इन चारों में से राइट ऑप्शन जो है आपका क्या होने वाला है स्टूडेंट? तो स्वेज नहर कहाँ है? मिस्र में स्थित है। ठीक है, द ऑप्शन जो है आपका सही है। पनामा में कौन सी नहर है? पनामा नहर है, नहर। ठीक है, तो पनामा नहर पनामा में है, मिस्र के अंदर आपकी स्वेज नहर है। कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? कोलकाता पतन जो है कौन सी नदी पर है? हुगली पर है, राइन नदी पर है, नर्मदा पे या गोदावरी पे? तो बताइए कौन सी नदी पर जो है कोलकाता पतन स्थित है? तो राइट ऑप्शन आपका है ए, हुगली नदी के ऊपर जो है कोलकाता पतन जो है वो स्टूडेंट आपका स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ग्रियर्सन के अनुसार भारत में भाषाओं की संख्या थी तो कितनी थी स्टूडेंट? 179, सॉरी, हाँ 79, 544, 22 या 169? तो बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? ग्रियर्सन के अनुसार कितनी भाषाएं थी? तो 179 थी स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर ए आपका है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर 22 जो है ना, 22 भाषाएं वो संविधान के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो आपको याद रखना है संविधान के अकॉर्डिंग 22 भाषाएं हैं। ग्रियर्सन ने जो है कितनी 179 भाषाओं को जो है बताया था, यानी भारत के अंदर इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, ये बात जो है ग्रियर्सन ने कही थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? तो ये आपको पता ही होगा कि कौन सा है। बिहार आपका यहाँ पर राइट है। बिहार जो है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला है। 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है इसका जनसंख्या घनत्व है स्टूडेंट। ठीक है, और उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला, केरल सर्वाधिक साक्षरता वाला। ठीक है, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नीरू मिरू कार्यक्रम का संबंध किस राज्य से है? तो बताइए कौन से राज्य से? राजस्थान से, पंजाब से, आंध्र प्रदेश से या असम से? तो नीरू मिरू का किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। राजस्थान से क्या संबंधित है भाई? अरवारी, अरवारी पानी संसद। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये राजस्थान से, नीरू मिरू जो है वो आंध्र प्रदेश से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा है यमुना नदी किन दो शहरों के मध्य सबसे अधिक प्रदूषित है? तो कौन से दो शहर हैं जहाँ पर जो गंगा नदी वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है? सॉरी, यमुना नदी। ठीक है, तो यमुना कहाँ सबसे ज़्यादा प्रदूषित है? दिल्ली से आगरा के बीच, दिल्ली से प्रयाग के बीच, दिल्ली से इटावा के बीच, ठीक है, या दिल्ली से पटना के बीच? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए है वो बिल्कुल सही है। दिल्ली से आगरा के बीच जो है यमुना नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। और अगर गंगा नदी का पूछे तो गंगा नदी है कानपुर से प्रयाग। ठीक है, कानपुर से प्रयाग के बीच में सर्वाधिक प्रदूषित है गंगा। ठीक है, गंगा नदी की बात करें तो कानपुर से प्रयाग, यमुना की बात करें तो दिल्ली से आगरा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है वो किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का, मैग्नीज का, अभ्रक का या
तांबे का। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा स्टूडेंट। तो सही ऑप्शन जो है बॉक्साइड है, वो एल्यूमिनियम का जो है एल्यूमिनियम यहाँ आपका हो जाएगा, क्योंकि बॉक्साइड से जो प्राप्त होता है वो एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, तो ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में रेल सेवा कब हुई थी, 1853, 1857, 1911 या 1923। तो बताइए कब हुई थी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, 1853 में भारत के अंदर पहली ट्रेन जो है वो या उसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से, मुंबई से थाने। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच हुई थी। ठीक है, पहली ट्रेन की शुरुआत 1853 में मुंबई से थाने के बीच हुई थी, और ये जो दूरी थी वो कितनी थी, 34 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भू आबद पतन है। तो कौन सा पतन जो है वो भू आबद है, तो कौन सा है, हल्दिया, मुंबई, चेन्नई या विशाखापट्टनम। तो बताइए चारों में से राइट ऑप्शन क्या होगा। तो चारों में से जो राइट ऑप्शन है वो आपका है द विशाखापट्टनम भू आबद बंदरगाह है भाई। तो इसको आपको याद रखना है। भू आबद बंदरगाह की बात करें तो विशाखापट्टनम है आपका। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा का कारण है। तो निम्न में से कौन सा अम्लीय वर्षा का कारण है, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, शोर प्रदूषण या वायु प्रदूषण। तो कौन किस से जो अम्लीय वर्षा जो है वो होती है। तो ऑप्शन नंबर द आपका बिल्कुल सही होगा। वायु प्रदूषण जो होता है वो क्या होता है, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हमारा जो दूसरा प्रश्न रहेगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो पहला है, अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश वे हैं जिनका स्कोर रिक्त स्थान से ऊपर है। तो बताइए जो अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं उनका स्कोर कितना होता है। तो स्टूडेंट कितना होता है, 0.800 से ऊपर होता है। ठीक है, या 0.800 बोल सकते हो आप, से ऊपर होता है। नेक्स्ट आपका है, मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन एवं रिक्त स्थान दोनों को समान महत्व दिया जाता है। तो मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन और किसको दूसरा क्या होता है जिसको महत्व दिया जाता है स्टूडेंट, तो है पशुपालन। किसको दिया जाता है, पशुपालन। पशुपालन और कृषि जो या फसल जो है दोनों को बराबर महत्व दिया जाता है, किसमें, मिश्रित कृषि में। तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है रिक्त स्थान कहलाती है। क्या कहलाती है, योजक कहलाता है भाई। क्या कहलाता है, योजक कहलाता है। ठीक है, दो नोडों को जोड़ने वाला योजक कहलाता है। नेक्स्ट है अपना, रिक्त स्थान में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है भाई, तो सर्वाधिक है वो यूरोप में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, यूरोप महाद्वीप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। नंबर 3 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय रिक्त स्थान रिक्त स्थान में स्थित है। तो कहाँ स्थित है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, तो कहाँ है स्टूडेंट, जेनेवा। ठीक है, तो जेनेवा में स्थित है। याद रखना है, इसको जिनेवा भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों ही राइट है। अगर जिनेवा भी लिखते हो आप तब भी राइट है, और जेनेवा लिखते हो तब भी राइट है। ठीक है, दोनों ही सही हैं। ठीक है, जिनेवा या जेनेवा कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, तो आप जो चाहे वो नाम लिख सकते हो, जो आपको याद रहे वो आप यहाँ पर लिख सकते हो स्टूडेंट। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात जो है वो नहीं होने वाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी रिक्तस्थान में आरंभ की गई। तो बताइए कि जो राष्ट्रीय युवा नीति है वो फरवरी कौन से महीने में स्टार्ट की गई। तो बताइए कौन से महीने में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय युवा नीति जो है कि कौन से में है, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो युवा नीति जो है वो आपकी सन 2000 तो 14 है स्टूडेंट। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर, 2014।
ठीक है, तो राष्ट्रीय युवा नीति है वो फरवरी 2014 में आरंभ की गई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, भारत में नगरों का उद्भव काल से हुआ, तो रेगिस्तान कौन से काल से हुआ, तो स्टूडेंट प्राचीन काल से हुआ। ठीक है, प्राचीन काल से जो है भारत में नगरों का उद्भव हो चुका था स्टूडेंट। ठीक है, अभ्युदय जो है वो हुआ था, या उद्भव आप कह सकते हो, तो वो प्राचीन काल से ही था। नेक्स्ट है, भारत की अधिकतम जनसंख्या का प्रमुख भोजन रेगिस्तान है, तो बताइए कौन सा है स्टूडेंट। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा चावल। चावल जो है वो भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, चावल जो है वो रहेगा। ठीक है, अगर चावल के बाद पूछा जाए तो गेहूं रहेगा। नेक्स्ट अपना है, सिंचाई व्यवस्था को संभव बनाती है, तो सिंचाई व्यवस्था किसको संभव बनाती है, किसको बनाती है, कृषि को। ठीक है, किसको बनाती है, कृषि को। सिंचाई की व्यवस्था कृषि को संभव बनाती है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर जो है ये कहाँ से निकाली गई है, आप कल भी आपको बताया था, हरी के। ठीक है, हरी के बैराज या हरी के बांध आप कह सकते हो, तो यहाँ से इसको निकाला गया है। ये कल वाले पेपर में भी था, आज फिर से हो गया है, तो कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 3 हमारा जो है अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी, तो ये परिभाषा किसकी है स्टूडेंट, मोस्ट है। ठीक है, मोस्ट है किसकी है, फेडरिक रेडजेल की है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपना जो हो जाता है, जनसंख्या परिवर्तन के दो घटकों के नाम लिखें। तो जनसंख्या परिवर्तन के दो घटक कौन कौन से होते हैं, तो मोस्टली जो है ना वो 3 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जन्म होती है, मृत्यु होती है और प्रवास होता है। और ये तीनों ही मिलकर क्या करते हैं स्टूडेंट, जनसंख्या परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तीनों के तीनों जिम्मेदार होते हैं। अगर मान लो जनसंख्या जो जन्म दर है वो तेज़ गति बहुत ज़्यादा होती है, अब तो इससे क्या है, जनसंख्या जो है वो तेज़ गति से बढ़ती है। अगर मृत्यु दर ज़्यादा होती है तो जनसंख्या घटती है। अगर प्रवास बाहर के देशों में हो रहा है तब भी जनसंख्या घटती है, या बाहर के देशों से जो है अगर प्रवास हो रहा है तो ऐसे में पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती है। तो ये तीनों 3 कारक हैं। यहाँ आपसे 2 पूछे, मैंने आपको तीनों ही बता दिए हैं, क्योंकि इसके टोटल 3 ही कारक होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर तीनों ही याद कर लो, चाहे आपसे 2 पूछा जाए या 3 पूछा जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 3 कारक थे इसलिए मैंने तीनों को शामिल कर लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है, तो बताइए कौन सा स्थान है, 131वां स्थान है स्टूडेंट। ठीक है, तो 131वां स्थान है भारत का मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ लिखें, तो विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो देखो अगर विनिर्माण की अगर अपन बात करें तो विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है वो हाथ से बनाना होता है। ठीक है, हाथ से जो बनाना होता है, ये शाब्दिक अर्थ होता है विनिर्माण का। ठीक है, विनिर्माण का आशय किसी भी वस्तु के उत्पादन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वैसे तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो हाथ से बनाना से होता है, लेकिन इसके आशय की बात करें तो किसी वस्तु का उत्पादन से जो है ये जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, WTO का पूरा नाम लिखें, तो WTO का पूरा नाम क्या है, तो WTO का पूरा नाम विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन, इंग्लिश में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों अगर याद करना चाहो तो दोनों याद कर लो, अगर एक याद करना चाहते हो तो एक याद कर सकते हो। यहाँ पर दोनों नाम शामिल किए गए हैं। ठीक है, मोस्ट है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा है, विश्व में जल संसाधनों का कितना प्रतिशत भाग भारत में है, तो विश्व के जो जल संसाधन है उसका कितना प्रतिशत भाग भारत में है, तो भारत के अंदर मात्र 4% भाग जो है कुल विश्व में जो जल संसाधन है उसका पाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भारत के अंदर विश्व के कुल जल संसाधन का सिर्फ 4% भाग ही पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, तो ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, तो ध्वनि प्रदूषण होता क्या है, आइए देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि का मानव की सहनीय सीमा से अधिक
तथा असहज होना ही ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि विभिन्न स्रोत यानी कोई भी स्रोत जिनके माध्यम से या जिनसे आवाज़ होती हो और वो आवाज़ इतनी हो कि वो मानव की सहन शक्ति से बाहर हो। ठीक है, यानी मानव जो है उसको असहनीय हो। ठीक है, यानी असहनीय हो मतलब, ठीक है, जो जो इसको सहन नहीं कर सकता, या ऐसी उस आवाज़ की वजह से मानव जो है ना वो क्या हो जाता है, असहज हो जाता है। तो ये जो होता है ये ध्वनि से जो होता है तो वही ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने आपको स्टूडेंट ये किया है, आपको जो है आपके जो छोटे वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, तो 1 और 2 नंबर के जो आपके टोटल 26 थे। ठीक है, तो उन 26 के बारे में आपको कमेंट करना है। ठीक है, और कमेंट करके आपको बताना है कि आपके कितने प्रश्न जो है वो सही हुए हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, तो ये बात आप मुझे बताओगे। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो मॉडल पेपर चल रहे हैं स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देने वाले हैं। कैसे देने वाले हैं, देखिए, आपने जो तैयारी कर रखी है इस तैयारी के आधार पर जो ये मॉडल पेपर चल रहे हैं, तो जैसे जैसे मान लो मैं प्रश्न आपसे पूछता हूँ तो उसका आंसर जो है, मैं डायरेक्टली आंसर तो देता नहीं हूँ, तो आप जो है प्रश्न को पढ़कर अपना जो आंसर है वो दिमाग में रख सकते हो। ठीक है, और मेरे बताए हुए आंसर से उसको मिलान कर सकते हो। ठीक है, तो इससे होता क्या है स्टूडेंट कि आप जो छोटे वाले प्रश्न हैं अगर इनके ज़्यादा से ज़्यादा जवाब अगर सही देते हो तो जो आपका जो है वो बहुत अच्छा जो है रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, इससे आपकी डबल तैयारी हो रही है स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है, और ये जिस प्रकार से नहीं होता कि कंपटीशन एग्ज़ाम जो होती हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम में क्या होता है स्टूडेंट कि मॉक टेस्ट लगते हैं। ठीक है, तो ये समझ लीजिए ये आपके लिए मॉक टेस्ट ही हैं ये मॉडल पेपर। ठीक है, तो ये मॉडल पेपर जो आपके हैं, तो 26 तो आपके ये हो गए और प्लस आपके जो है 7 ये अति लघुतरात्मक प्रश्न हो जाते हैं, तो 26 में ये और आप ऐड कर लीजिए 7। ठीक है, तो लगभग आपके 33 प्रश्न जो हैं वो हो गए। तो ये 33 प्रश्न हैं, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको दिला सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इन जो वीडियोस में जो आंसर आते हैं उससे पहले आपको आंसर करने होते हैं, और आप कितने सही हो कितने नहीं हो आप अपना मूल्यांकन भी कर पाते हो। अगर आप कमज़ोर हो तो जो चैप्टर वाइज वीडियो है वहाँ से आप जो है पढ़कर अपनी तैयारी करके और अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। तो बढ़ते हैं आगे। उम्मीद है कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि वो आप समझ रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए, मैं मानता हूँ कि यूट्यूब पर जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ आप देखते हो तो उससे मुझे बेनिफिट होता है, ये चीज़ मैं मानता हूँ। ठीक है, लेकिन जो बेनिफिट मुझे हो रहा है वो बेनिफिट आपको भी हो रहा है। ठीक है, आपका फ्यूचर का सवाल है बेटा। ठीक है, तो आप अपना फ्यूचर जो है अच्छा कर सकते हो। और दूसरी बात क्या होता है, मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ। ठीक है, मैं आपसे कोई भी पैसे नहीं मांग रहा हूँ कि ये जो मैं तैयार कर रहा हूँ इसके मुझे पैसे दीजिए। एक भी रुपया मांगा नहीं मांगा। ठीक है, फ्री में जो है उपलब्ध है। तो बस मैं बदले में मांग क्या रहा हूँ, एक लाइक मांग रहा हूँ, कम, और जो आपके जो कमेंट्स हैं वो मांग रहा हूँ, प्लस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बस यही चीज़ तो मांग रहा हूँ। तो अगर आप फ्री में अगर आपको अच्छी पढ़ाई या मतलब पढ़ाई मिल रही है या ज्ञान मिल रहा है शिक्षा मिल रही है तो उसका बेनिफिट आपको लेना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। सेक्शन बी आपका है, इसमें लघुतरात्मक प्रश्न आपके होंगे स्टूडेंट, और यहाँ से अब जो आंसर जो है वो मैं नहीं डालने वाला हूँ। ठीक है, आप आंसर जो है वो अपनी बुक में देखेंगे, सिर्फ यहाँ से मैं सिर्फ प्रश्न ही प्रश्न डालूंगा। ठीक है, लेकिन लास्ट के जो 2 प्रश्न हैं उनके जो मैप हैं वो आपको मिलेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो पहला प्रश्न हमारा है, वो है मानव भूगोल के क्षेत्रों के नाम बताएं। तो मानव भूगोल के जो उपक्षेत्र हैं या मतलब जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के आपको नाम बताने हैं। ठीक है, जैसे राजनीतिक भूगोल है, अ, सामाजिक भूगोल है, इसके अलावा आपकी आर्थिक भूगोल है। ठीक है, तो वो आपकी जो है वो इनके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका 5 का, आपके अनुसार एक विकसित राष्ट्र के लिए जनांग के संक्रमण सिद्धांत का उपयोग बताइए। तो एक विकसित राष्ट्र के लिए, तो देखो, जनसंख्या के पूर्व अनुमान के लिए जो है जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है उसको जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे अपन वहाँ की साक्षरता, वहाँ का जो है आर्थिक
क्रिया, सामाजिक स्तर, तो सबके बारे में पता लगा सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो वो आपका रहेगा। नेक्स्ट आपका नंबर 6 आता है कारखाना कृषि क्या है। तो कारखाना कृषि क्या होती है, तो ये आपका भी जो है मोस्ट है। कारखाना कृषि क्या क्या होती है, ऐसी कृषि जिसके अंदर कारखानों से रिलेटेड जो उत्पाद हैं वो तैयार किए जाते हैं, यानी फसलें तैयार की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपका आ जाता है, नेक्स्ट आपका रहेगा 7 नंबर आपका प्रश्न है बाह्य स्रोतन किसे कहते हैं। तो बाह्य स्रोतन किसे कहते हैं, तो वो आपको बताना है। बाह्य स्रोतन नहीं होता क्या, जो मैंने आपको बताया था कि जो है किसी बाहरी अभियांत्रिक, यानी किसी को ठेका देना। ठीक है, नॉर्मली आप समझ लो किसी को ठेका देना और ठेके के द्वारा काम करवाना। ठीक है, तो वो बाह्य स्रोतन होता है। ठीक है, इसके अलावा 8 का आता है नौसेना पतन से आपका क्या आशय है या आप क्या समझते हो। तो देखो नौसेना पतन क्या होता है, तो नौसेना पतन होता है जो नेवी है, ठीक है, वो नेवी जो है उसका यूज करती है उस पतन का, उसकी देख रेख वगैरह सारा काम जो है वो नेवी के अंडर में होता है। तो ऐसे पतन, और जहाँ पर नेवी जो है अपनी एक्सरसाइज या फिर और भी जो क्रियाएं हैं वो करती हैं, तो ऐसे पतनों को जो है नौसेना पतन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित कीजिए। तो जनसंख्या वृद्धि है वो, उसको आपको परिभाषित करना है। तो यानी यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा देनी है। तो आपको पता है दो समय अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रह रहे लोगों की संख्या में परिवर्तन या वृद्धि को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है, इसको जो है प्रतिशत में या निरपेक्ष संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। ठीक है, और इसको आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो या बुक के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर का प्रश्न है स्मार्ट सिटी मिशन के उद्देश्य बताएं। तो क्या उद्देश्य हैं, तो स्मार्ट सिटी जो है उसमें जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो क्या क्या हैं, जैसे आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना। ठीक है, संसाधनों की पहुंच तक जो है स्मार्ट प्लान जो है वो तैयार करना। ठीक है, पर्यावरण जो है उसको बनाए रखना या पर्यावरण का सतत विकास। ठीक है, तो ऐसे कुछ उद्देश्य हैं जो स्मार्ट सिटी में जो है निर्धारित किए जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, बढ़ते हैं 11 का प्रश्न हमारा है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना पर टिप्पणी लिखें। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना है तो इसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो क्या लिखना है, देखो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है वो भारत के 4 बड़े महानगरों को आपस में जोड़ने के लिए ये जो है इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, चारों महानगर कौन कौन से हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जो इन चारों महानगरों को आपस में जोड़ना है। ठीक है, इससे क्या होगा, दूरी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, समय कम लगेगा, परिवहन लागत कम आएगी। ठीक है, तो सारा काम जो है वो अच्छा होगा। ठीक है, तो ये आपका स्वर्णिम चतुर्भुज जो है परियोजना है। ठीक है, तो मैंने आपको सिर्फ समझाया है, आप अपने हिसाब से या अपनी बुक में जो है इसका जो है लैंग्वेज आप देख लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा आज़ादी के बाद भारत में आए जो संगठन है उसके जो बदलते प्रारूप है उसको समझाएं। तो वो ये भी जो प्रश्न है वो आपका रिपीट हो गया है स्टूडेंट, रिपीटेड प्रश्न है ये, कल जो है ये रिपीट हुआ था। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लेंगे। ठीक है, 13 नंबर का आपका आता है जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो जो हैं उसके बारे में बताना है। तो जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं भाई। ठीक है, औद्योगिक अपशिष्ट, ठीक है, नगरीय अपशिष्ट, ठीक है, स्वेज या जो सिविल लाइन है या सीवरेज लाइन है उनका गंदा पानी, तो इनके बारे में आपको लिखना है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट अपना आता है सेक्शन सी खंड से, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो ये अपन देखते हैं। अब इसमें है 14 नंबर का निम्नलिखित पार महाद्वीपीय रेल मार्गों पर टिप्पणी लिखें। तो रेल मार्ग पर टिप्पणी लिखनी है। पहला आपका है ट्रांस साइबेरियन और दूसरा है पार कनेडियन। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है, और ये जो है सेंट पीटर्सबर्ग से ऑस्ट्रेलिया सॉरी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर जो है कहाँ तक, व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। ठीक है, यानी पूरे जो है साइबेरिया को पार करता है। इसी कारण इसका पार महाद्वीपीय या पार साइबेरियन रेल मार्ग के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये ट्रांस भी कह सकते हो या पार कह दो, एक ही बात है ना। तो यह है, तो उसके बारे में लिखना है। फिर जो है पार कनेडियन, तो पार कनेडियन रेल मार्ग है वो कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो ये हेलीफैक्स से वैंकूवर को जोड़ता है। फिर उसके बीच में जो नगर आएंगे जैसे विनीपेग वगैरह, ओटावा, ठीक है,
कैडबरी, तो ये सब आएंगे, ठीक है। और ये किसके लिए फेमस है, तो वो चीज़ आपको बतानी है। निम्नलिखित समुद्री, अथवा में ये प्रश्न है, ठीक है, अथवा में प्रश्न निम्नलिखित समुद्री मार्गों पर टिप्पणी लिखें। तो यहाँ पर दो हैं आपके, उत्तरी अटलांटिक और भूमध्य सागरीय, हिंद महासागरीय मार्ग, ठीक है। तो ये तो आपका कौन सा हो गया, ये यूरोप को रूस से जोड़ता है ना, सॉरी, यूरोप को अमेरिका से जोड़ता है, ठीक है, अमेरिका से जोड़ता है उत्तरी अटलांटिक, ठीक है, जो उत्तरी। और ये आपका जो कौन सा है, स्वेज नहर वाला, स्वेज नहर मार्ग है, ठीक है, जो यूरोप को दक्षिण पूर्वी एशिया से जोड़ता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है और इसके बारे में जो आप थोड़ी डिटेलिंग कर लेंगे स्टूडेंट, ठीक है, बुक में आसानी से ये मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आपका है 15 का, भारत में ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो भारत के जो परंपरागत स्रोत हैं कौन से हैं भाई, देखो तीन मोस्टली हैं। पहला आपका है पेट्रोल, पेट्रोलियम। दूसरा आपका है प्राकृतिक गैस, ठीक है। और तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा, कोयला, ठीक है। तो इनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो उसके बारे में विस्तार से लिख लेना है। भारत में ऊर्जा के परंपरागत अपरंपरागत स्रोतों का वर्णन। तो अपरंपरागत स्रोत कौन से होंगे, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा और जैव ऊर्जा, ठीक है। तो इनके बारे में आपको जो है वर्णन कर देना है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं 16 का, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुझाव। तो जो ये आपका मैंने आपको बताया था कि ये काफ़ी मोस्ट प्रश्न है, ठीक है, इसको आप याद करोगे। ये तीन है, पर्वतीय हो गया, सूखा संभावित क्षेत्र हो गया, और आपका भरमौर, ठीक है, भरमौर वाला है वो भी आपको याद करना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए जो संभावना है वो आपको बतानी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न क्या है। तो देखिए, इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाएं, ठीक है। तो वो वही होगा ना, नहर पानी का जो है प्रबंधन करना, ठीक है, और चीज़ें जो है इसमें शामिल है ना, मतलब ऐसी फसलों को बोना जो कम पानी में उपलब्ध हों, है ना, पानी का सदुपयोग वगैरह, ये सब इसमें आपके रहेंगे। तो आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग जो है इसमें देखकर आप जो है वो लिख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका आ जाता है सेक्शन डी, और सेक्शन डी आपका जो है वो निबंधात्मक प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें जो है आपके दो निबंधात्मक रहेंगे, अथवा में इसमें रहेगा, ठीक है। आप जो अपनी पसंद से जो भी हैं वो आप जो है चूज़ कर सकते हो। तो पहला हमारा है, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। तो उद्योगों की जो अवस्थिति को प्रभावित करने वाले जो कारक है उन कारकों का वर्णन करना है। तो कोई तीन कारण आपको यहाँ बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, उद्योगों को वैसे नहीं है, भौतिक कारक नहीं है, तो यहाँ पर कौन कौन से कारक हो जाएंगे, भौतिक कारक, आर्थिक कारक, ठीक है, सामाजिक कारक, राजनीतिक कारक, ठीक है। तो ये सब इसमें रहेंगे। तो इनमें से आपको कोई भी चार के बारे में बताना है, ठीक है। और भी आप देख सकते हो, कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में दिया हुआ है, कच्चे माल पर आधारित उद्योग हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उनका वर्गीकरण करना है, ठीक है। तो कच्चे माल पे आधार पर कौन से उद्योग होंगे, देखिए, खनिज आधारित उद्योग, ठीक है, कृषि आधारित उद्योग, वनो उत्पादन आधारित उद्योग, इसके अलावा जो है पशु आधारित उद्योग, ठीक है। तो और ऐसे और भी कई होंगे, एक दो और, तो वो आपके इसमें हो जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 18 का है, भारत में कृषि विकास का वर्णन कीजिए। तो भारत में कृषि के विकास का जो है वर्णन है वो करना है, यानी भारत में किस प्रकार से कृषि को बढ़ावा मिला है, किस प्रकार से क्या हुआ है, तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको लिखनी है, ठीक है। अथवा में दिया हुआ है, भारत में तिलहन फसलों पर विस्तृत लेख लिखे। तो तिलहन कौन सी रहेंगी, सरसों, सरसों, ठीक है। और भी आपकी जो है, और जो है दी है, मूंगफली दी हुई है, या और भी जो आपकी फसलें हैं तो उन फसलों के बारे में लिखना है। मोस्टली यहाँ पर जो है सरसों आपका रहेगा, ठीक है। तो ये आपके जो है निबंधात्मक हैं। अब बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विश्व का जो मानचित्र है उसके अंदर आप से जो हैं ये चार चीज़ें भरवाई गई हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया,
न्यूजीलैंड और अर्जेंटीना। ठीक है, तो इन चार को जो है यहाँ पर भरवाया गया है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये चार जो है आपके हैं। ठीक है, तो न्यूजीलैंड ये वाला एरिया आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ। तो ये वाला एरिया आपको दिख रहा है छोटा सा, ये आपका क्या है, न्यूजीलैंड स्टूडेंट। ये आपका है ही ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया स्टूडेंट, ये आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये आपका इधर वाला जो पोर्शन है वो अर्जेंटीना है। ठीक है स्टूडेंट, और नेक्स्ट की अगर अपन बात करें तो ये आपका अमेरिका है। ठीक है, तो ये जो अमेरिका है, ये वाला पोर्शन है आपका अमेरिका का है। तो इस हिसाब से आपके जो है भरे हुए हैं स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट के अगर अपन बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपना है भारत का मैप है, और भारत के मैप में जो है दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता और अहमदाबाद जो हैं वो भरवाए गए हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये चार आपके यहाँ पर भरवाए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो तीर का एरो दिया हुआ है, यहाँ पर जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पर आपको देखना है। ठीक है, न कि इसके जो है नुकीले हिस्से की तरफ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ स्टूडेंट कलर। ठीक है, तो अपन देखते हैं, थोड़ा सा डार्क कलर यहाँ पर ले लेते हैं, ये ग्रीन रहेगा। अच्छा, ठीक है, तो ग्रीन वाला अपन ने जो है एक्सेप्ट कर लिया है। थोड़ा सा इसको बढ़ा भी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जो एरो है, इस एरो का जो ये वाला पोर्शन है, देखिए ये लास्ट वाला जो दिख रहा होगा आपको। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर करके बताया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर पॉइंट है अपना। ठीक है, ये जो आगे वाला एरो वाला निशान है, ये एरो वाला यहाँ पर आपको नहीं देखना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे तो दिल्ली अफगानिस्तान में चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, तो कोलकाता जो है वो आपका यहाँ स्थित है, इस एरिया में। बेंगलुरु है वो यहाँ पर है, कर्नाटक में। आपको पता है कि पश्चिमी बंगाल है, कर्नाटक है। इधर अगर अपन बात करें इस पोर्शन की तो ये गुजरात है। तो गुजरात में कर्क रेखा के नीचे आपको अहमदाबाद भरना है। ठीक है, याद रखना है कि ये जो है वो कर्क रेखा के नीचे है। दिल्ली की अगर अपन बात करें तो दिल्ली जो है लगभग भारत के सेंटर में है, और इसी सेंटर के अंदर जो है आपको देखना है। तो ये आपको इसमें भी आपको यहाँ पर देखना है, सेंटर के अंदर है, जहाँ आपका राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, और हिमाचल और हरियाणा। तो ये वाला जो पोर्शन है आपका स्टूडेंट, तो ये यहाँ पर दिल्ली हो जाता है। तो ये जो चार आपके महानगर हैं, ये महानगर जो है आपके भारत के मैप में इसके अंदर भरवाए गए हैं। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से जो है स्टूडेंट नए प्रश्नों के साथ, नए मॉडल पेपर के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और खुद भी फ़ायदा लें और दूसरों को भी फ़ायदा दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।